जी बच्चे, ये जो हमारा आर्टिकल अब स्टार्ट हो रहा है, दिस आर्टिकल बिलोंग्स टू द एक्चुअली टू द थर्ड टाइप ऑफ स्केलेटन, दैट इज एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन से इस आर्टिकल का ताल्लुक है। और ये जो एंडोस्केलेटन, जो तीन टाइप्स हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, और अब ये थर्ड टाइप है एंडोस्केलेटन। ये जो तीसरी टाइप है, इसमें एक्चुअली आपको जो है वो कौन कौन सी एग्जांपल्स मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10th चैप्टर में देखते हैं, आपको याद होगा कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जिनको हम स्पंजेस कहा करते थे। स्पंजेस में जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता था। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं, आपने एक और फाइलम की बात की थी, इकाइनोडर्मेटा। ये कॉर्डेट से जस्ट पहला फाइलम था, और इसमें भी तकरीबन कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो एंडोस्केलेटन होता है। मैं यहाँ पर ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली हमने एक्सोस्केलेटन पढ़ा है, हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पढ़ा है। अब हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज एंडोस्केलेटन। तो दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ही सिंपल क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है। लेकिन अब ये जो हम पढ़ रहे हैं आगे मैमल्स में, मैमल्स जो हैं, या उसके अलावा, बल्कि मुझे सिर्फ मैमल्स नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए वर्टेब्रेट्स। ये वर्टेब्रेट्स जो है जितने भी आते हैं, इन सब में हाईली स्पेशलाइज्ड एंडोस्केलेटन मौजूद है। और ये जो एंडोस्केलेटन है, इसमें जो असल बात है वो ये है कि इट इज़ मेड फ्रॉम बोन प्लस कार्टिलेज। किसी में बोन ज़्यादा है, किसी में कार्टिलेज ज़्यादा है, किसी में दोनों बहुत ज़्यादा हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म कौन सा है। बट इन रियलिटी ये जो आपको तीन एग्जांपल नज़र आ रही हैं, इसमें इनवर्टिब्रेट्स में देखिए गौर करने की बात जो है वो ये है कि दो ऐसे हैं जो इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें एंडोस्केलेटन है, एक स्पंजेस और दूसरा इकानोडर्म्स। ठीक है, बाकी किसी भी इनवर्टिब्रेट में एंडोस्केलेटन नहीं है, सिर्फ किसमें है, सिर्फ किसमें है, वर्टिब्रेट्स में है। तो यानी आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि एवोल्यूशन ने सबसे ज्यादा एंडोस्केलेटन किसको दिया है, वर्टिब्रेट्स को दिया है। वो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आपके सामने है, जितनी ज्यादा वर्टिब्रेट्स हैं उन सब में जो है वो एंडोस्केलेटन मौजूद है। अब यहाँ पर इस आर्टिकल की थोड़ी सी तस्हीह कर लेते हैं हम। बेटा, ये जो आर्टिकल आपको एंडोस्केलेटन यहाँ पर नजर आ रहा है ना, ये जो ऊपर प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही हैं, ये भी एक्चुअली एंडोस्केलेटन की हैं। दीज प्रॉपर्टीज डू नॉट बिलोंग टू एनी एक्सोस्केलेटन और एनी सॉर्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ठीक है, अच्छा, एक्सोस्केलेटन की ये प्रॉपर्टी तो हो सकती है, सपोर्ट एंड शेप। एक्सोस्केलेटन की प्रोटेक्शन भी हो सकती है, मूवमेंट भी हो सकती है। लेकिन ये जो खास दो प्रॉपर्टीज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी हैं, एंडोस्केलेटन की। ये दो खास, मतलब आप कह सकते हैं कि ये तीन तमाम स्केलेटन की प्रॉपर्टीज हैं। इनमें आप तमाम स्केलेटन जो है वो शामिल कर सकते हैं कि सब के सब स्केलेटन जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज में ये शामिल हो सकता है, सपोर्ट एंड शेप, प्रोटेक्शन और मूवमेंट। लेकिन जो नीचे वाली दो हैं, मिनरल होम्योस्टेसिस एंड ब्लड सेल प्रोडक्शन, इनका खुसूसी तौर पर एंडोस्केलेटन से ताल्लुक है। और ख़ास तौर पे ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ब्लड सेल प्रोडक्शन, और बल्कि ये भी मिनरल होम्योस्टेसिस, ये ख़ास तौर पर जो है वो इसका ताल्लुक है ही मैमल्स से, क्योंकि रेप्टाइल्स वगैरह में ये काम इन बोन्स में शायद नहीं होते। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में होते, बर्ड्स में हो सकते हैं, रेप्टाइल्स में ये दो काम बोन्स में नहीं होते। तो बुनियादी तौर पर इन दो प्रॉपर्टीज का ताल्लुक मैमल्स और बर्ड्स के साथ है। तो कहने से मुराद ये है कि ये तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक्चुअली एंडोस्केलेटन की हैं। अगली बात सुन लीजिए, ये यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 प्रॉपर्टीज आपको मेंशन करनी होती हैं और आप जो है वो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ये कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि डिस्क्राइब सम मेजर फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक हो गया। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल, हाउ द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड मिनरल होम्योस्टेसिस। ठीक हो गया। तो इसमें ये बहुत ही इजी इसका आंसर है, उसको हम जो है वो इस चैप्टर में भी समझेंगे और 17th चैप्टर में भी समझेंगे। तो ये ओवरऑल इसके हवाले से बात है। अच्छा, अब इसके बाद कितने स्टूडेंट्स आ गए? 8 स्टूडेंट्स है टोटल। जी बेटा, मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही, ठीक आ रही है ना? यस सर। यस सर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है वो, जी,
अब इसमें जो है वो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले सपोर्ट एंड शेप है। सपोर्ट एंड शेप मतलब हमारी बॉडी को शेप देने में एंडोस्केलेटन का बेसिक रोल है। हमारे जितने मसल्स को, अगर आपके अंदर से स्केलेटन खत्म हो जाए तो हम एक गोश्त का पहाड़ है जो पड़ा हुआ होगा और जो है वो मूव नहीं कर सकता होगा। क्यों? क्योंकि हमारे मसल जो है ना वो उनकी, हमारे मसल की जो अरेंजमेंट है ना वो हमें विदाउट बोन हम मूव कर नहीं सकते। मूव विदाउट बोन, ये जो विदाउट बोन है ना ये हमारी मूवमेंट हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये जो हमें मिलती है शेप और ख़ास तौर पर सपोर्ट, ये सपोर्ट एक्चुअली किसके लिए है? ये सपोर्ट एक्चुअली मूवमेंट के लिए है। क्योंकि आपके 3 तरह के मसल्स होते हैं जी बेटा। कौन कौन से मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर? 3 तरह के, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल्स। ठीक है, जो स्केलेटल मसल होते हैं उसके जरिए हम जो है वो मूव करते हैं, लेकिन उन स्केलेटल मसल्स को मूव करने के लिए सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्केलेटन। इसी तरीके से अब देखते हैं कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो प्रोटेक्शन दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटेक्शन वाला पॉइंट आप लोगों को खास तौर पर समझने की जरूरत है। देखिए हमारी जो स्केलेटन है ना, आप लोग अगर 10th क्लास को थोड़ा सा रेफर करें तो आपने 2 टाइप के स्केलेटन पढ़े हुए हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो एक्सियल स्केलेटन है ना वो हमें दे रहा है प्रोटेक्शन, और जो दूसरी टाइप है यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन वो हमें दे रहा है सपोर्ट। जरा इसको सोचें। सबसे पहले तो अब आप आइए कि एक्सियल स्केलेटन कौन सा है इसको समझते हैं। बेटा एक्सियल स्केलेटन समझने के लिए ही मैंने ये वाली डायग्राम खोली है। याद रखिएगा कि ये जो है ना, ये इस एक्सिस से जो भी चीज डायरेक्टली जुड़ी है ये बॉडी एक्सिस है, ये बॉडी एक्सिस है। इस एक्सिस से जो भी चीज डायरेक्टली जुड़ी है वो एक्सियल है, और जो इस एक्सिस से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं वो अपेंडिकुलर। इनडायरेक्टली मतलब ये इस एक्सिस से इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। कैसे? ये जो यहां पर शोल्डर बोन बन रही है वो एक्सिस से डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई, बल्कि एक्सिस से एक बोन आ रही है जिससे आगे शोल्डर बोन बनती है, तो ये अपेंडिकुलर है। अच्छा, फिर एक और बात भी यहां पर समझिए। आप लोगों को पता है अपेंडेज क्या होता है? कोई बताएगा? अपेंडेज क्या होता है? बॉडी के एक्सिस से। जी बेटा बोले बोले, आप बोले। आउटग्रोथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। बॉडी के एक्सिस से जो भी चीज आउटग्रो हो रही हो वो अपेंडेज कहलाती है। ठीक है, तो अगर स्केलेटन के हिसाब से बात की जाएगी तो हमारे स्केलेटन की अपेंडेजेस कौन सी हैं? हमारे स्केलेटन की अपेंडेजेस हैं हमारे आर्म्स और लेग। ये आर्म्स और लेग्स जो हैं, ये अभी उसने जो वर्ड यूज किया वो बड़ा सही वर्ड यूज किया है, आउटग्रोथ। हमारे जो स्केलेटन की आउटग्रोथ हैं वो ये हमारी लेग्स हैं और हमारे आर्म्स हैं। तो जो आउटग्रोथ है स्केलेटन की वो कहलाएगी अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो एक्सियल स्केलेटन से जो है वो इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। और जो जो चीज एक्सिस पर डायरेक्टली मौजूद है यहां तक, ये सारा कुछ क्या कहलाएगा? ये एक्सियल स्केलेटन कहलाएगा। अब देखिए, जो मैं यहां पर आपको बात करने लगा था वो ये था कि हमने दो दो अभी जो है वो फंक्शन पढ़े। एक फंक्शन हमने अभी पढ़ा था प्रोटेक्शन, ठीक है, इसको दोबारा लिख लेते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था सपोर्ट। अच्छा, अब इसमें जरा गौर कीजिएगा। हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है वो हमें देता है प्रोटेक्शन। कैसे? नंबर 1 स्कल देख लीजिए। अगरचे बहुत कम यूज होने वाली लेकिन बहुत कीमती चीज यानी ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? स्कल। यहां पर एक और चीज समझने वाली है, याद रखिए। चले वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम असल आर्टिकल पे पहुंचेंगे। सो हमारे जो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो ये है कि हमारे जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली इंपॉर्टेंट तरीन चीज स्कल है। तो ये कौन सा रोल हो गया? ये हो गया प्रोटेक्टिव रोल। इसी तरीके से हमारे जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? ये रिब केज, ये पूरा रिब केज इसको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो देख लीजिए, ये सपोर्ट नहीं कर रहे। स्कल ब्रेन को शायद उतना सपोर्ट ना करती हो जितना प्रोटेक्ट करती है, यानी ज्यादा प्रोटेक्ट करती है, कम सपोर्ट करती है। इसी तरीके से जो रिब्स हैं वो
उनका प्राइमरी फंक्शन जो है वो हार्ट, लंग्स, डायाफ्राम इनको सपोर्ट करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो रिब से नीचे आ जाता है, यहां पर तकरीबन होता है डायाफ्राम, इस जगह पर, ये मेरा पेन अगर आपको नजर आ रहा हो, यहां पर डायाफ्राम होता है, इसके नीचे बाकी ऑर्गन्स आ जाते हैं। लेकिन डायाफ्राम से ऊपर जो है वो लंग्स हैं, हमारे हार्ट है, तो ये इनको सपोर्ट करने के लिए रिब केज है, ठीक है। इसी तरीके से एक और प्रोटेक्टिव रोल एक और जगह पर है, कौन सा भला, लेकिन वो रोल जो है वो प्रोटेक्टिव भी है और सपोर्टिव भी है, कौन सा तो बताएगा। एक तो मैंने कह दिया स्कल, दूसरा मैंने कह दिया रिब केज, तीसरा कौन सा है, प्रोटेक्टिव प्लस सपोर्टिव। जी बेटा जी, ये वर्टेब्रल कॉलम, जी जल्दी से आंसर कीजिएगा, वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्शन किसके लिए है? बोलो भाई। डिस्टेंस। स्पाइनल कॉर्ड, जो वर्टेब्रल कॉलम है वो स्पाइनल कॉर्ड के लिए प्रोटेक्शन है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या चीज है? स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स का वो नेट है जो हमारे हाइंड ब्रेन से होकर हमारे हिप बोन तक पूरा नेटवर्क जा रहा है, वो नेटवर्क ऑफ नर्व्स है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर इस नेटवर्क ऑफ नर्व्स को कोई भी डैमेज हो जाए तो हमें पैरालिसिस हो सकता है। तो इसको प्रोटेक्शन करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बोन्स अरेंज हुई हुई। दूसरी बात, हमें जो है वो ये सपोर्ट कैसे कर रहा है? ऑब्वियसली जो हमारा कद है उसमें बहुत ज्यादा रोल किसका है? वर्टेब्रल कॉलम का है। फीमेल्स और मेल्स की वर्टेब्रल कॉलम में फर्क होता है, जिसकी वजह से कद का उमूमन फर्क आ जाता है। जो फीमेल्स की बोन होती है उसके बैक पे जरा कर्व थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कद छोटा होता है उमूमन, ठीक है। तो ये स्केलेटल डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव रोल भी है इसका और सपोर्टिव रोल भी है हमारा जो स्केलेटन है। सपोर्टिव रोल देख लिया, प्रोटेक्शन देख ली, मूवमेंट ऑब्वियसली ये हमने क्या दिया, स्केलेटल मसल जो हैं वो मूव करते हैं, मूव करवाते हैं। मिनरल होम्योस्टेसिस क्या चीज़ है? जी बेटा, कोई ऐसी चीज़ है जो, कोई ऐसा हार्मोन आपने कभी पढ़ा हो जो हमारे विटामिन डी हमारे कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल करता हो? कोई ऐसा हार्मोन पढ़ा है हमने 10th क्लास में? एक हार्मोन था जिसको हम कहा करते थे पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन, ये पैराथॉर्मोन जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता था। और ये जो हार्मोन था, चल छोड़ें दफा करें, ये जो हार्मोन था इसका जो फंक्शन था वो ये था कि ये बोन्स में फॉस्फेट और कैल्शियम की अमाउंट को मेंटेन करता था। एक पैराथॉर्मोन और एक कैल्सिटोनिन, दोनों आपने पढ़े भी हुए हैं 10th में और आगे जाके दोबारा पढ़ने, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट है ब्लड सेल प्रोडक्शन। जी ब्लड सेल कहाँ बनते हैं, जल्दी से बताइएगा। बोन मैरो। बोन मैरो में ब्लड सेल बनते हैं। बेसिकली स्टेम सेल ऑफ ब्लड सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में मौजूद होते हैं। तो वहाँ पे जो है वो हमें बोन मैरो से हमारे पास सारे ब्लड सेल आ रहे होते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, फिर इसी तरीके से एक कन्फ्यूजन जो है वो आमतौर पे, मतलब मुझे भी कुछ ऐसा पहले तक ये कन्फ्यूजन थी, ये क्लियर कर लें, तमाम टाइप के ब्लड सेल बोन मैरो में ही बनते हैं, चाहे वो वाइट ब्लड सेल हों चाहे वो रेड ब्लड सेल हों। उनको मुख्तलिफ जगह प्रोवाइड कर दी जाती है। कुछ वाइट ब्लड सेल होते हैं जो बोन मैरो से निकलते हैं, उनको ब्लड में भेज दिया जाता है। कुछ वाइट ब्लड सेल होते हैं जिनको बोन मैरो से निकाल के लिम्फ नोड्स में भेज दिया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली बनते सारे कहाँ से हैं? सारे के सारे बोन मैरो से ही बनते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाइए। बोन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, बोन क्या चीज़ है। बेटा बोन जो है उसके हवाले से सबसे पहली बात तो जहन में रखिए कि आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है उसको भी जहन में रखना है कि बोन के दो हिस्से होते हैं। एक होता है कॉम्पैक्ट बोन, इसको जो है वो अगर हम थोड़ा सा देख लें कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ओए ओए लाइन में नहीं ड्रॉ करना चाहिए था। अच्छा, बहरहाल जो आउटर पोर्शन है, जो जितना भी आउटर पोर्शन होता है इसका, ये सारा जो है इसके अंदर सारी मिनरल्स की डिपोजिशन होती है। ये आउटर पोर्शन को हम थोड़ा सा ऐसे करके बना देते हैं, ज़रा थोड़ा सा डार्क, ठीक है। डार्क से क्या मुराद है? इसकी जितनी लाइनिंग है,
ये सिर्फ यहाँ नहीं है बल्कि नीचे तक है, ठीक है। ये बाहर का जो हिस्सा हमें हार्ड नजर आता है ये है कॉम्पैक्ट बोन, ये कॉम्पैक्ट बोन है। और इसके अंदर बहुत ही नरम सा एक पार्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट पार्ट होता है जिसमें ब्लड वेसल्स की पेनिट्रेशन होती है। ख़ास तौर पर ये अंदर का सारा हिस्सा जो है, दिस इज़ स्पॉन्जी बोन, ठीक है। जो आप लोगों की मिनरल होम्योस्टेसिस होती है वो सारी की सारी, और ब्लड सेल प्रोडक्शन होती है, ये इस बोन मैरो में होती है, जिस पार्ट को हम कहते हैं स्पंजी बोन, ठीक है। सो दो इसके आउटर शेल कॉम्पैक्ट बोन, स्पंजी बोन इंटीरियर पे होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो कैल्शियम और फास्फोरस की जो स्टोरेज होती है वो बाहर के सेल्स में होती है, कॉम्पैक्ट बोन में होती है। और जो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है वो स्पंजी बोन में होती है, ठीक है। स्पंजी बोन इज लाइट, रिच इन ब्लड वेसल एंड हाईली पोरस। अच्छा, ये बात बड़े गौर करने की है, ये मैं आपको यहाँ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। यहाँ पर गौर कीजिएगा बेटा, ये जो है वो एक बोन का सेल हो गया और उसके साथ ये एक और बोन का सेल हो गया। आपको पता है, आपको याद होगा प्लांट सेल्स जो हैं उनके दरमियान में एक खास किस्म का नेटवर्क होता है, क्या कहते हैं उस नेटवर्क को? दो साइटोप्लाज्म के दरमियान में रास्ता होता है। नो बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये होता है प्लांट सेल में। तो इसका जिक्र यहाँ कहाँ से आ गया, मैं अब आपको बताता हूँ, ये देखिएगा। इसका जिक्र ऐसे आ गया कि बोन सेल्स के दरमियान में भी एक खास किस्म का नेटवर्क होता है जिसको कहा जाता है, मैं इसको जो है वो उससे लिख देता हूँ टाइपराइटर से, इसको कहा जाता है कैनेलिक्यूलाए। कैनेलिक्यूलाए, ये इनके दरमियान में नेटवर्क होता है और ये बाकायदा मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट में काम आता है। मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक से दूसरे में। तो ये जो आप लोगों को यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि रिच इन ब्लड वेसल एंड हाईली पोरस, ये पोरस होता है, इसके अंदर भी पोर होते हैं और इनके दरमियान द कैविटीज ऑफ स्पंजी बोन कंटेन बोन मैरो वेयर ब्लड सेल्स आर फॉर्म। अब आप देख लीजिए कि ये जो बोन सेल्स है इनके दरमियान में जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए डिफरेंट किस्म के जो है वो चैनल्स भी मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन की आपको समझ आ गई। आप जो है वो अगर इसको ज़रा डिटेल में देखना चाहते हैं तो चले इसको जो है वो, क्योंकि अगर लिखा हुआ है बुक में तो अच्छा है हम डायग्राम देख लें, इट वुड बी बेटर, ठीक है। सबसे पहले तो ये बहुत ही हाई डेफिनेशन डायग्राम देख लेते हैं ना, ताकि जो है वो कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन हमें जो है वो एकदम सारा कुछ क्लियर हो जाए। शैब लगा दी ना नज़र, वो ओपन ही नहीं हो रहा बेचारा। की हो गया उस्ताद? ये बेटा आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। नेटवर्क का इशू एकदम ही आया, अब तो नहीं अच्छा भला पड़ रहा है, क्या बता। शोएब भी नजर लगाता है हमेशा। किधर है? चलें, शुक्र है।
अब इसमें देखिए बच्चे कि ये जो आपके पास ये सामने बोन मौजूद है, ये इसका कॉम्पैक्ट पोर्शन है, ठीक है। ये इन्होंने इसको मतलब हाई लेवल पे जाके नेम्स दिए हुए हैं, इसको आप फिलहाल छोड़ दें। लेकिन ये जो आउटर इसका हिस्सा है, दिस इज कॉम्पैक्ट बोन। ब्लड वेसल इसके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं जिसमें से पेनिट्रेट करती हैं, लेकिन असल में कहाँ आ रही हैं ब्लड वेसल? इस ये जो अंदर स्पंजी बोन है, ये देखें लिखा हुआ है ट्रेबिक्यूलर या स्पंजी बोन लिखा हुआ है, ये इसमें आती हैं और इसमें आकर जो है वो ब्लड वेसल पेनिट्रेट करती हैं। यहाँ पे जो है वो डिफरेंट मिनरल्स की होम्योस्टेसिस भी होती है। ये मैरो मौजूद है जिसके अंदर ब्लड सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये आप अगर डायग्राम देखें तो इसमें जो गौरतलब बात है ना वो ये है कि ये देखें हार्विजियन कनाल इन्होंने शो की हुई है जिसमें से वो जा रही है हेवर्जियन कनाल। ये वो है जहाँ से ब्लड वेसल्स जाती हैं ये, यानी कि इसके अपने अंदर भी ये जो है ना, ये पूरी ये कौन सी है? स्पंजी बोन है। इसकी अपने अंदर से ब्लड वेसल गुजर रही होती हैं और जहाँ से ब्लड वेसल गुजरती हैं उसको आप हार्विजियन कनाल कहते हैं। उसके साथ उन्होंने छोटे छोटे कैनालिक्यूलाई भी मेंशन किए हुए हैं। ये सारी की सारी स्पंजी बोन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना। ये कॉम्पैक्ट बोन है, ये बाहर का हिस्सा है और इसके अंदर आप देख लीजिए, इसके अंदर भी पोर्स हैं जिनमें वो मौजूद हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। तो ये सारी की सारी जो हैं वो मौजूद हैं हमारे बॉडी के अंदर। जो बोन्स हैं, बड़ी बोन्स, उनके अंदर ये इस तरह की कंपोजिशन जो है वो मौजूद होती है। तो अब देखिए बोन्स के, अच्छा यहाँ पर इन्होंने ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। बोन्स के 3 तरह के सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं हम देख लेते हैं। बोन्स के सेल्स में, बोन्स के जो सेल्स होते हैं उनमें ये 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक सेल वो होते हैं जो, देखिए सबसे पहले तो डिफाइन करें स्टेम सेल क्या होता है। स्टेम सेल क्या होता है सबसे पहले तो इसको डिफाइन करें जी बच्चे। व्हाट इज अ स्टेम सेल? सॉरी बेटा, एक्चुअली स्टेम सेल वो होते हैं जिनको आप इमेच्योर सेल्स कहते हैं। ये वो सेल्स होते हैं जिनकी अभी मेच्योरिटी नहीं हुई होती। ये वो सेल्स होते हैं जिनको अभी पता नहीं होता कि उन्होंने ऑर्गन में किस में चेंज होना है, ठीक है। ऐसे सेल्स को आप स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल जो हैं उसके बाद एक प्रोसेस से गुजरते हैं जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कहते हैं। इस प्रोसेस से जब स्टेम सेल्स गुजरते हैं उसके बाद वो क्या होते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, इसको हम यहां ले जाते हैं। इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पर हुआ करते हैं मैच्योर। नेक्स्ट स्टेप पर फिर ये जो है वो क्या हो जाते हैं, ये मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योर होके आगे ये मैच्योर सेल बनाते हैं। सो अब आप देखिए कि सबसे पहली जो चीज यहां पर आपको नजर आ रही है ये है बोन का स्टेम सेल, जो बोन में ही मौजूद है। जैसे ब्लड के स्टेम सेल बोन मैरो में मौजूद हैं, वैसे ही बोन के स्टेम सेल बोन में मौजूद हैं। ये डिफरेंशिएट होते हैं और किसमें कन्वर्ट होते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट में। अब ब्लास्ट का मतलब भी क्या है? इमेच्योर है। स्टेम सेल तो बिल्कुल ही इमेच्योर होते हैं ना। जब ये डिवाइड होते हैं इनके अंदर माइटोसिस होती है, माइटोसिस होती है, एम फेज होता है, ठीक है। माइटोसिस होती है, माइटोसिस होने के बाद ये थोड़ा सा जो है वो अपनी शेप में आता है, अभी भी इमेच्योर है। ब्लास्ट का मतलब जहां भी बायो में आएगा, याद रखिए ये वर्ड आगे बहुत यूज होना है, याद रखिएगा इसको। ब्लास्ट का मतलब जहां भी आएगा उसका मतलब है इमेच्योर। सो इमेच्योर सेल, अब इसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट होती है, जो मैंने आपको दूसरा स्टेप बताया ये वाला, ठीक है। डिफरेंशिएशन स्टार्ट होती है, उससे वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ऑस्टियोसाइट में। जी बेटा, साइट का क्या मतलब है? सेल। साइट का मतलब होता है सेल, ठीक है। और ऑस्टियो, हाँ भाई, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। कुछ याद नहीं आ रहा 10th क्लास का? इतना तो याद होना चाहिए भाई। ऑस्टियोसाइट, बोन सेल, ऑस्टियो मतलब बोन। और तीसरे होते हैं ऑस्टियोक्लेस्ट। क्लेस्ट होते हैं डिसॉल्विंग सेल। ये वो सेल होते हैं जिन्होंने ब्रोकन या ओल्ड बोन्स को नया करने के लिए पहले ओल्ड बोन को डिसॉल्व करना होता है और वहां नई बोन बनती है। याद रखिए हमारी बॉडी में यहाँ आपके इल्म में एक और इजाफा करता हूं, जो हमारा एम्ब्रियो होता है ना, ह्यूमन एम्ब्रियो जो होता है,
एम्ब्रियो में जो पहला स्केलेटन बनता है वो होता है कार्टिलेज का बना हुआ। पहला स्केलेटन कार्टिलेज का बनता है। जब वो कार्टिलेज का स्केलेटन बन जाता है उसके बाद उस बहुत से कार्टिलेज को डिसॉल्व करके किसमें कन्वर्ट किया जाता है? बोन में। दो हिस्से हैं ना स्केलेटन के, एक है कार्टिलेज और एक है बोनी पार्ट। जो कार्टिलेज पार्ट है वो सर में भी कार्टिलेज पार्ट होता है, बाजुओं में भी, टांगों में भी, सारा कार्टिलेज का स्केलेटन बना हुआ होता है। लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फिर जब वो क्या क्या कहते हैं उसको, हाँ, ऑस्टियोक्लास्ट के जरिए इन बोन्स को रिमूव करके, डिसॉल्व करके उसको बोनी बना दिया जाता है, कार्टिलेज को डिसॉल्व करके। ठीक है, सो ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसका? ऑस्टियोक्लास्ट का। अब आइए एक और चीज के ऊपर, ये एक और जगह भी डिसॉल्व करते हैं। अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए तो उस जगह पर बोन के टुकड़े बिखर जाते हैं। ठीक है, अगर बोन फ्रैक्चर हो जाती है, और ऐसे केस में क्या होता है, उन बिखरे हुए टुकड़ों को अरेंज करके तो उसको जो है वो प्रॉपरली शेप में लेकर आना। ठीक है, दोबारा से उस जगह पर बोन की रिपेयरिंग करना। रिपेयरिंग करने से पहले सफाई जरूरी होती है, तो ये सफाई कौन करते हैं? ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो फ्रैक्चर की एरिया में जो भी गंद मचता है, बोनी। देखिए, एक होता है ब्लड वेसल का ब्रेक, ब्लड वेसल वहां ब्रेक हो गई, वो नहीं। ब्लड वेसल को डिसॉल्व करने का काम इनका नहीं है, वो और चीजें हैं। लेकिन ब्रोकन बोन के पार्ट्स को वहां से जो है वो रिमूव करना, वो काम होता है ऑस्टियोक्लास्ट का, ब्रोकन बोन्स के पार्ट को रिमूव करना। उसके बाद नई बोन बनती है, और अब आपको पता है नई बोन कौन बनाएंगे? स्टेम सेल किसमें कन्वर्ट होंगे? ऑस्टियोब्लास्ट में, और फिर नई बोन बनेगी। तो ये एक जो है वो, ये देखें, ये वो हैं चैनल्स जिनको हमने क्या नाम दिया है? कैनालिक्यूला है। इन्होंने यहाँ पर इसको मेंशन नहीं किया हुआ। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर, अच्छा, ये बात लिखी हुई है, ये आप जो है वो यहाँ से समझ सकते हैं। व्हेन बोन इज रिप्लेसिंग कार्टिलेज, द ऑस्टियोक्लास्ट इन्वेड एंड डिसॉल्व द कार्टिलेज। The osteoblasts replace it with the bone. As bone grows, the matrix of bone is hardened and the osteoblasts are gradually entrapped within it. यानी कि डेवलपमेंट के दौरान कार्टिलेज बोन में चेंज हो गया, और वो जो बोन है वो बना दी गई, हार्ड कर दी गई कैल्शियम वगैरह के डिपोजिशन से। दूसरा पार्ट जो हमारे स्केलेटन का है, दैट इज कार्टिलेज। जो कार्टिलेजिनस पार्ट है ये बोन से बहुत कम हार्ड होता है, ये सॉफ्टर पार्ट है, ये बोन से सॉफ्टर पार्ट है। अच्छा, उसमें इसमें जो एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि ब्लड वेसल्स डू नॉट पेनिट्रेट। ब्लड वेसल जो है वो पेनिट्रेट नहीं करती। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और चीज आपको मिलेगी कि देयर इज एक चीज होती है जिसको हम लेक्यूना कहते हैं। लेक्यूना क्या होता है? लेक्यूना क्या होता है? एक जो है वो ये एक मटेरियल है, फर्ज कर लें कि आपके पास ये जो है वो एक कार्टिलेज की बोन है। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे कार्टिलेज सेल्स हैं, ऐसे ऐसे कार्टिलेज सेल्स हैं। ये कार्टिलेज सेल्स जो हैं वो किसी न किसी मटेरियल में बंद होंगे, इनके दरमियान में मटेरियल मौजूद होता है। ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल को हम कहते हैं लेक्यूना। ये इस मटेरियल में बंद होते हैं, और ये जो मटेरियल है ये लेक्यूना कहलाता है। और जो सेल्स होते हैं, जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जी बेटा, जल्दी से बताइएगा, कार्टिलेज के सेल्स को हम क्या कहते हैं? बोन के सेल्स को ऑस्टियोसाइट, तो कार्टिलेज के सेल क्या कहलाएंगे? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज। ठीक है, सो यहाँ पर मच सॉफ्टर देन बोन, फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, ये मैंने अब आपको बताया था। देखिए, हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज हैं, जो मैंने गालिबन आप लोगों को, पता नहीं, मुझे नहीं याद अब मैंने आपको बताया था कि नहीं, लेकिन 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। एक होता है नर्व टिश्यू, दूसरा होता है मसल टिश्यू, तीसरा होता है एपिथेलियल टिश्यू, और चौथा होता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की कई टाइप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल कोलेजन। ठीक है, इसी तरीके से कोलेजन के साथ एक और भी होता है, वो इस वक्त मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। दूसरा बोन कनेक्टिव टिश्यू होता है, तीसरा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और चौथा कार्टिलेज।
एक और है, वो मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं है। ये जो है वो किसकी टाइप्स हैं, ये सारी की सारी इस कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की ये 4 टाइप्स हैं। तो ये जो है वो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है, और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर हाँ, और कोई ख़ास बात नहीं है। These cells secrete flexible, elastic, non-living matrix collagen that surround the chondrocytes। बस ये है कि वो जो लैक्यूना, वो जो कॉन्ड्रोसाइट्स के दरमियान में जो फ्लूइड मैंने अभी बनाया था, एक बाउंड्री दोबारा बना लेते हैं कि कॉन्ड्रोसाइट्स के दरमियान में जो मैंने फ्लूइड बनाया था, ये फ्लूइड कहाँ से रिलीज होता है? ये कॉन्ड्रोसाइट से ही रिलीज होता है, कहीं बाहर से नहीं आता। ये कॉन्ड्रोसाइट से ही रिलीज होता है, और ये कॉन्ड्रोसाइट सारे उसके अंदर ही मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारी हर बोन के 2 बोन्स जब आपस में जुड़ रही होती हैं तो वो डायरेक्ट नहीं टकराती, बल्कि हर 2 बोन्स के दरमियान में कार्टिलेज मौजूद होता है। हर 2 बोन्स के दरमियान में ऐसी कोई बोन नहीं है जिसके दरमियान में कार्टिलेज ना हो। ऐसा भी है कि हमारी 2 बोन्स फ्यूज हो चुकी हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है 300 बोन्स होती हैं, और तकरीबन अडल्टहुड में आकर या थोड़ी सी एज बर्थ के बाद वो 200 प्लस रह जाती हैं, 206 कहते हैं, लेकिन जो आगे की बुक्स, एडवांस बुक्स हैं, वो ये कहते हैं कि 200 प्लस है, मतलब उसको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दी। तो एनीवेज बहुत सी बोन्स डिसॉल्व हो जाती हैं, खास तौर पर हिप बोन्स और स्कल बोन्स, ये डिसॉल्व हो जाती हैं, सारी अलग-अलग होती हैं। लेकिन ये जितनी बोन्स डिसॉल्व होती हैं, ये इन सब के दरमियान में एक एक इंतहाई पतली लेयर होती है कार्टिलेज की। क्यों? कार्टिलेज बहुत सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कार्टिलेज फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। ये जो आपने बात याद रखनी है। आपके जो ये एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं क्या नाम होता है उसका, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो दो बोन्स होती हैं उनके दरमियान में जो कार्टिलेज होता है वो भुरना शुरू हो जाता है। कार्टिलेज भुरना शुरू हो जाता है, और ये जो कार्टिलेज जब भुरता है, मतलब वो झड़ना शुरू हो जाता है, तो बोन्स टकराती हैं फिर आपस में, और वो खासा पेनफुल होता है। हर 2 बोन्स के दरमियान में, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ वर्टेब्रल कॉलम की, वर्टेब्रल कॉलम जो है आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारी वर्टेब्रल कॉलम स्मूथ नहीं है, एक बिल्कुल एक पाइप जैसी नहीं है, बल्कि वो बने हुए हैं, इसके छोटे छोटे बोन्स जुड़ी हुई हैं, जिनको हम वर्टेब्रा कहते हैं, मोहरे कहते हैं, ठीक है। ये जो मोहरे होते हैं, इनके दरमियान में भी कार्टिलेज मौजूद होता है। अगर ये कार्टिलेज रिमूव हो जाए तो मोहरे फ्यूज हो जाते हैं, और फिर हमारा जो देखें, एक है कि एक ये मोहरा है, एक ये मोहरा है। ऊपर वाला मोहरा ऐसे करके मुड़ता है, किसकी वजह से? कार्टिलेज की वजह से। आप थोड़ा सा आगे होते हैं, थोड़ा सा पीछे होते हैं, तो मोहरा जो है वो अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा मूव करता है, बहुत ज्यादा नहीं मूव करता। लेकिन अगर दरमियान में से कार्टिलेज रिमूव हो जाए तो ये मोहरे दोनों इकट्ठे मुड़ते हैं। मतलब आप देखें, एक पाइप है, पाइप को बेंड करना आसान है, या छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए हों उनको बेंड करना आसान है? जी टुकड़े। बेटा, जो जहां पर छोटे छोटे टुकड़े होंगे ना, छोटे छोटे वर्टेब्रा लगे हुए होंगे, उसको बेंड करना आसान होता है, ठीक है, वो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब क्या हुआ कि आपके दोनों कार्टिलेज जब फ्यूज हो गए, ये इनके दरमियान में मौजूद कार्टिलेज जब फ्यूज हो गए, तो क्या हुआ? अब ये वो फ्लेक्सिबल जो है वो बोन नहीं रही, बल्कि अब ये क्या हो गया है, अब ये जस्ट लाइक अ पाइप, अब ये दोनों इकट्ठे मुड़ेंगे, और जब ये इकट्ठे मुड़ेंगे तो ये इतनी हाई डिग्री मुड़ नहीं सकेंगे, लिहाजा आपकी जो बेंड होने की पावर होगी वो कम हो जाएगी। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जैसे ही इनके दरमियान में से कार्टिलेज खत्म होता है तो बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं। अब वो रगड़ नहीं खा सकती। आप इसको मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो रगड़ खाती है, और रगड़ खाते ही आपको पेन होती है। मतलब पहले पेन नहीं हो रही थी क्योंकि कार्टिलेज मौजूद था, अब पेन हो रही है क्योंकि अब जब आप इसको मोड़ रहे हैं तो दोनों के दरमियान रगड़ हो रही है, दर्द हो रहा है, और अब आप बेंड नहीं हो सकते, बेंड होने की पावर में कमी आ जाती है। दैट इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 2 बोन्स के दरमियान में मौजूद होते हैं। हमारे ये नोज के दरमियान ये जो हड्डी है ये भी कार्टिलेज है, ये भी कार्टिलेज है, जिसको अक्सर औकात अम्मा जान खींचती हैं, ठीक है। और जो है वो इसी तरीके से बहुत सी और जगहों पर भी हमारी जो ये है, क्या होती है यार, ट्रैकिया, ट्रैकिया भी कार्टिलेज ही है, ठीक है। सो बाकी बातें जो हैं वो इंशाल्लाह कल करेंगे। आप लोगों के नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया। जी क्या कह रहे हैं? टाइम हो गया सर, टाइम हो गया। जी टाइम हो गया।